हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स और ये वीडियो लेक्चर नंबर 6। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है। बीकॉम का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन मैंने लिया है जे.आर. मोंगा बुक से, राइट। तो अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं या फिर आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो जल्दी से हम देखने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। और ऐसा करते हैं, पहले मैं कुछ एडजस्टमेंट आपको समझा देता हूं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया एडजस्टमेंट और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहली जो एडजस्टमेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक की, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो लेक्चर 5 अपलोड कर चुके हैं। डिटेल डिस्कशन है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में कई बार थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ जाता है, तो उस टाइम पर किस तरह से हैंडल करना है वो समझाया गया। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो जर्नल एंट्री होती है, एडजस्टिंग एंट्री होती है, वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर बात करते हैं सेकंड, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या फिर एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। मतलब ये कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आइटम एडजस्टमेंट में आ रही है, इसका मतलब सीधा है उसकी या तो कोई जर्नल एंट्री छूट गई है, पहले होने से रह गई है, या फिर वहां पर कोई एरर हो गई है। तो यहाँ पर हमारा एक एक्सपेंस था जो कि आउटस्टैंडिंग था, उसकी जर्नल एंट्री नहीं हो पाई है, तो अब आप उसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। हालांकि एग्जाम में जर्नल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एग्जाम में तो आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट के इम्पैक्ट कहाँ जाने हैं, कहाँ कहाँ पर उसके इम्पैक्ट जाने हैं, ये जर्नल एंट्री करके ही पता चलेगा। आप इसको रफ में जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमें देखना पड़ेगा। एक्सपेंस अगर वो डायरेक्ट नेचर का है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर जाएगा, और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है लायबिलिटी, तो वो बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पर जाएगा। मतलब ये जर्नल एंट्री आपको रट के नहीं करनी है, जर्नल एंट्री समझ के करनी है, राइट। तो ये जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली ही आपको गाइड करेगी कि आपको कहां पर आइटम को भेजना है, राइट। चलो, उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर इसका दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। तो ये एग्जाम में कई बार बीकॉम में लिख दिया जाता है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस बोले या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस बोले या फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस बोले, बात एक ही है। फिर इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रीपेड एक्सपेंस वाली एंट्री नहीं आती है या इसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको ये एंट्री समझाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ये एंट्री प्रीपेड वाली समझाने वाला हूँ आगे। फिर आता है फोर्थ एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम या इनकम आउटस्टैंडिंग। मतलब कई बार ऐसा होता है, हमने अर्निंग तो कर ली है लेकिन हमें वो पैसे अभी मिलने बाकी हैं, हमने अपनी सर्विस दे दी है और वो पैसे अभी तक हमें मिले नहीं है। तो इनकम हमारी कब बनती है, जब हम किसी को सर्विस दे देते हैं, अपनी तरफ से हमने काम कर दिया है, तो वो हमारी इनकम बन गई है, चाहे वो हमें रिसीव हुई हो या ना हुई हो। तो ये इनकम वो है जो हमने अर्न तो कर ली है, सर्विस हमने दे दी है, बट हमें मिली नहीं है। तो मिली नहीं है तो आप क्या करेंगे, इनकम तो रिकॉर्ड कर ही देंगे, जर्नल एंट्री का रूल है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट कर दिया। दूसरा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब ये पैसा अभी आपको मिलने वाला है, तो एसेट हो गया। तो एसेट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। दूसरा इनकम कहाँ जाएंगी, P&L में, क्रेडिट साइड पर। सिंपल है। फिफ्थ एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कभी कभी इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है, तो ये एडजस्टमेंट भी पूछी जा सकती है, तो इसको हम देख लेते हैं। इनकम अगर एडवांस में मिल जाती है तो इसकी एंट्री बनती है इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये एक एडजस्टिंग एंट्री है। अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री सीख ली है तो उसका ये उल्टी एंट्री है, ठीक है। तो उसको मैं अभी समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। फिर एडजस्टमेंट कभी कभी हमें क्वेश्चन में, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम ये एडजस्टमेंट भी देखने को मिलती है, डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। कुछ एडजस्टमेंट तो देखो ऐसी हैं कि हर बार ही पूछी जाएंगी। तो क्योंकि हमारा जो फिक्स्ड एसेट है
वो डे बाय डे हर रोज वो डेप्रिशिएट होते हैं, हर दिन वो डेप्रिशिएट होते हैं। लेकिन एक अकाउंटेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर रोज वो डेप्रिशिएशन की एंट्री डाल दे। तो हम करते क्या है, सिंपल रखने के लिए एट द एंड ऑफ ईयर यानी 31 मार्च को सभी एसेट्स को उन डेप्रिशिएट करते हैं, यानी डेप्रिशिएट तो वैसे पूरे साल ही हुए हैं, लेकिन उस डेप्रिशिएशन को रिकॉर्ड हम 31 मार्च को करते हैं। तो एंट्री हमारी बन जाती है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, यानी वो एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस जाएगा आपका ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में खुद ही लिखा है फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो उस केस में आप क्या करोगे, ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे डालोगे। लेकिन अगर वहां पे लिखा हुआ है आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या ऑफिस बिल्डिंग लिखा है, ऑफिस मशीनरी लिखा हुआ है, तो वो पीएनएल में जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इनडायरेक्ट नेचर का माना जाता है, राइट। तो ये क्या है, अब यहाँ पे ये पीएनएल में चला जाएगा, और दूसरा इससे हमारा फिक्स एसेट डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये फॉर्मेट रेडी कर लिया पूरा, और आपको मैंने बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंस की मेरे को एडजस्टमेंट आपको समझानी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो जी, प्रीपेड एक्सपेंस में हम एग्जांपल ले लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का। जनरली क्या होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का इकट्ठा चला जाता है, वन टाइम पेमेंट होती है पूरे साल की। तो यहाँ पे सपोज करो हमने 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, और 1 जुलाई को पे किया है, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट ईयर 30 जून तक की पेमेंट हो गई है। अब यहाँ बिजनेस का ओनर आके अकाउंटेंट को बोल देता है हमने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है और चेक से पेमेंट करा है। अकाउंटेंट पूछता है कितने अमाउंट का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, तो उन्होंने बताया 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे किया गया। तो अकाउंटेंट यहाँ पे एंट्री क्या कर देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। जबकि ये एंट्री कहीं ना कहीं टेक्निकली रॉन्ग हो गई है। क्यों रॉन्ग हो गई है, ये जो 12,000 रुपये है ये पूरे एक साल का प्रीमियम है। 12,000 पूरे एक साल का प्रीमियम है। इस साल में केवल 9,000 आना चाहिए था। सर 9,000 कैसे, पूरे साल का है 12,000, तो एक महीने का हुआ 1,000, और इस साल में सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स कवर हो रहे हैं। जुलाई से लेके 31 मार्च तक सिर्फ 9 मंथ्स कवर होते हैं। तो इस साल में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए था 9,000 रुपये का प्रीमियम, बट हुआ कितने का प्रीमियम रिकॉर्ड, 12,000 का। तो होता क्या है, साल के एंड पर एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होती है, साल के एंड पर एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होती है। या तो अकाउंटेंट यहीं पे ठीक कर दे इसको, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए था अकाउंटेंट को मैं बता देता हूँ। 1 जुलाई को ही वो रिकॉर्ड कर दे। बैंक को तो क्रेडिट 12,000 से करेगा, क्योंकि बैंक से पैसे गए हैं 12,000 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम को लिखेगा 9,000 रुपये, एक्सपेंस को लिखेगा 9,000 रुपये, और 3,000 रुपये, क्योंकि 3,000 कैसे निकाला हमने, अप्रैल मई जून, नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मई जून, तो 3,000 प्रीपेड इंश्योरेंस में आना चाहिए। तो चाहे तो ये वाली एंट्री कर दे, लेकिन नॉर्मली जो अकाउंटेंट होते हैं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बताता हूँ, ज़्यादातर सारे अकाउंटेंट एक ही एंट्री डाल देते हैं। अगर कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो पीरियड कभी चेक करते ही नहीं, वो सीधा एंट्री क्या डालते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे सीए क्या करता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री वो खुद डालता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर एक एंट्री हमें डालनी पड़ती है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 आपको समझ में आ गया। एक महीने का खर्चा था 1,000, तो यहाँ पे अप्रैल मई जून, ये जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर का है, क्योंकि उसकी जो सर्विस है वो नेक्स्ट ईयर ही मिलने वाली है। तो ये एंट्री हमें डालनी चाहिए, बट ये एंट्री अकाउंटेंट भूल जाता है। अकाउंटेंट ये एंट्री डालता नहीं है, ये एडजस्टमेंट एंट्री वो नहीं डालता है। इस वजह से वो हमारी एडजस्टमेंट में दिखाई देती है। अब मुझे पूरा देखो कॉन्सेप्ट में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। है क्या, ये इंश्योरेंस प्रीमियम का हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन हो जाता है तो ये ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाता है। अकाउंट ओपन होने की वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पहुंचेगा, ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम। और कितना पहुंच जाएगा, पूरा का पूरा 12,000 पहुंच जाएगा, क्योंकि एंट्री उसने डाली नहीं है। ये वाली एंट्री तो मैंने डाल के आपको दिखाई है, ये करनी चाहिए थी लेकिन वो भूल जाता है, करता नहीं है। तो बाद में यहाँ पे लिख दिया जाता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 रुपये।
मतलब सीधा वो ये बता देते हैं कि भैया देखो बात ऐसी है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर है ट्रायल बैलेंस में, उसमें 3,000 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस है। या तो वो डायरेक्ट ही आपको निकाल के बता देंगे कि 3,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है, या फिर वो पूरा बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि हमने 1 जुलाई को 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था पूरे साल के लिए। तो इस तरह से वो कहानी बताएंगे। वो 3 महीने तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, अगले साल कितने महीने जा रहे हैं, तो वो खुद ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 3,000 रुपये। तो दोनों ही कैटेगरी के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, डिटेल में भी पूछ सकते हैं और सीधा भी आपको दे सकते हैं। तो इसका मतलब वो सीधा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम को सीधा आप अपने P&L में 12,000 मत लेकर जाओ, इसमें 3,000 रुपये अगले साल का है, तो यहाँ पे एंट्री आप खुद डाल लो। ठीक है, तो ये जो एंट्री पहले नहीं डाल पाई, ये एंट्री हम खुद डालते हैं। तो एंट्री क्या बन जाती है, प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था, इसलिए उस एक्सपेंस को हटाने के लिए, कम करने के लिए, ताकि वो 9,000 बन जाए। 9,000 बनेगा कैसे, पहले 12,000 रिकॉर्ड हो गया, 3,000 हटा देंगे तो वो 9,000 रह जाएगा, है ना। और उस 3,000 को हम क्या नाम देंगे, इस साल के लिए वो क्या है, प्रीपेड। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, इधर प्रीपेड एक्सपेंस वाली ये एंट्री अगर आप देखोगे तो ये वही एंट्री हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंस हमने लिख दिया है और एक्सपेंस को हमने क्या करा है, कम। पहले वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था जब पेमेंट हुआ था, अब हमने उसको डिक्रीज करा है और एक्चुअल में उसको जो नाम दिया जाना चाहिए था वो नाम दे दिया है, राइट। और इसी का बिल्कुल जस्ट रिवर्स है, क्या है हमारे पास, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पहले जब इनकम आई थी हमने उसको क्रेडिट टोटल कर लिया था, अब क्योंकि वो पोर्शन, कुछ पोर्शन उसका एडवांस का, तो एडवांस को क्रेडिट कर दिया, इनकम को कम कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो वही है, उसका जस्ट रिवर्सल है। चलिए स्टूडेंट्स, इन सब एडजस्टमेंट को समझ लेने के बाद अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और जल्दी से इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर इसको 1 बाय 1 करना शुरू करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप पेन नोटबुक लेकर साथ साथ इसको लिखना शुरू करें, तभी प्रैक्टिस होगी, तभी अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियोस को देखते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को मान रहे हैं और साथ साथ पेन और नोटबुक लेके प्रैक्टिस करना शुरू करने वाले हैं। हाँ सर, ठीक है। The following is the schedule of balances on 31st March 2017 extracted from the books of Sri Gavaskar. चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेन नोटबुक आप ले लीजिए और साथ साथ आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ट्रस्ट करिए आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। द फॉलोइंग इज द स्केड्यूल ऑफ बैलेंसेज ऑन 31st March 2017 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर। तो हमें यहाँ पर बैलेंसेस दिए हुए हैं। इन शॉर्ट मैं बताऊँ आपको, ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो बड़ी सारी आइटम ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे दी हुई हैं। तो हम सीधा नीचे आ जाते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ये ट्रायल बैलेंस के नीचे की जो रिक्वायरमेंट है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से हमको पढ़नी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उससे ये जानो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। प्रीपेड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, आपसे ट्रेडिंग एंड P&L वो चाहता है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 एंड बैलेंस शीट, और वो चाहता है बैलेंस शीट आप बना दो, यानी पूरा पैकेज वो चाहता है आपसे। एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो भी ये आपके 4 पॉइंट्स हैं इनको आपको कंसिडर करना है। सबसे पहला पॉइंट तो आ रहा है डेप्रीशिएट। हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट और मोटर कार, ये डेप्रीशिएट हुए हैं अलग अलग रेट से, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। डेप्रीशिएशन की एंट्री बिल्कुल सिंपल होती है। डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अगर आपने इस एंट्री को लॉजिकली कराया तो आप इसके रीज़न भी बता सकते हो। एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे हैं और दूसरा हमारा फिक्स्ड एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो अब ऑटोमेटिकली ही ये एंट्री आपको गाइड कर देगी, आपको एक्सपेंस को बढ़ाना है।
एक्सपेंस दो जगह आते हैं, ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर और P&L में डेबिट साइड पर। डायरेक्ट नेचर का अगर एक्सपेंस है तो वो आपको ट्रेडिंग में डालना है, इनडायरेक्ट नेचर का है तो P&L में डालना है। तो ये आएगा आपका, यहाँ पर कहीं फैक्ट्री वर्ड यूज नहीं है, तो सारा का सारा आपका जो डेप्रिसिएशन लग रहा होगा वो यहाँ पर P&L में आएगा। और दूसरा, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में से, उसी पर्टिकुलर एसेट में से डिक्रीज हो रहा होगा। तो इम्पैक्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक आइटम का अगर आप समझ लोगे तो बाकी सबका सेम ही है। दूसरी एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको 44,000 दे दी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की आप एंट्री मैं आपको बताऊं तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है और दूसरा ये एसेट साइड पर चला जाता है बैलेंस शीट में, राइट। तो हमारी ये दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट इस तरीके से हो जाएंगी। चलो जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ सन्डी डेटर्स। इस एडजस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, डेटर से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, 11th क्लास में भी आपको याद होगा, पुराना प्रोविजन हटाना होता है, नया प्रोविजन बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस में भी कभी बैड डेट्स दिया होता है, नीचे फर्दर बैड डेट्स दिया होता है। तो ये सारी जो कन्फ्यूज़न है, बच्चे इस एडजस्टमेंट को लेके बड़े परेशान होते हैं। और इसके ऊपर हमने पहले भी अपने अकाउंट्स खजाना चैनल पर एक वीडियो बनाई थी, जो बड़े सारे स्टूडेंट्स ने उसको लाइक करा। तो अब वीडियो लेक्चर नंबर 7 में उसी वीडियो को मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर नंबर 7 के अंदर फिर से दोबारा से डालने वाला हूँ। और इतनी अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है वहाँ पर, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी डेटर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं जो आपको 12th क्लास में भी परेशान करते थे, आपको याद आ रहा होगा कि डेटर वाला जो प्रोविजन वाला पॉइंट होता था वो 12th क्लास में भी होता था, जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी आप डेबिट करते थे, कभी आप प्रोविजन को हटाते थे, कभी बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती थी। तो बड़े सारे यहाँ पर केसेस हो जाते हैं डेटर से रिलेटेड। तो आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है। इस एडजस्टमेंट को आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसको डायरेक्टली मैं कर दूंगा अपने हिसाब से, लेकिन समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर से आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर, इतना मैनेज कर लेंगे। आगे फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी आ रही है प्रीपेड इंश्योरेंस की, लेकिन इससे पहले इसमें एक पॉइंट डाला गया, उसको मैं समझा देता हूँ वो क्या है। देखो जी, ये कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 4,000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे दो बातें कही गई हैं। ये कह रहा है ट्रायल बैलेंस में जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिखाया एक्सपेंस, उसमें 4,000 रुपये इंश्योरेंस हमने पे करा था प्रोप्राइटर का पर्सनल। सर पर्सनल कैसे आपको पता लग रहा है? लाइफ इंश्योरेंस। बिजनेस में जो इंश्योरेंस की जाती हैं या होती हैं वो जनरल इंश्योरेंस होती हैं, गोडाउन में जो माल पड़ा है उसकी इंश्योरेंस, मशीनों की इंश्योरेंस। लेकिन अगर कोई लाइफ की इंश्योरेंस होती है तो वो एक्चुअल में ड्राइंग्स में जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हुआ क्या कि यहाँ पर पेमेंट हुई है बैंक से, ठीक है, बैंक से हुई हो या कैश में हुई हो, बात आप समझ लेना कि हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी है। मैं बैंक से मान के चल रहा हूँ, नॉर्मली इंश्योरेंस की पेमेंट बैंक से ही होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो पेमेंट हुई है वो कितनी हुई है? वो हुई है 5,500। अभी सब कुछ पढ़वा दूंगा मैं। और पेमेंट किस चीज़ की हुई है? पेमेंट हुई है 2 इंश्योरेंस प्रीमियम की। सर 2 कैसे? एक तो हुआ बिजनेस का इंश्योरेंस, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, मशीनों का इंश्योरेंस, स्टॉक का इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ कवर नहीं होती, ठीक है। और दूसरा हुआ ओनर का पर्सनल इंश्योरेंस, जिसको आप बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो 2 इंश्योरेंस यहाँ पे हुए। अब अकाउंटेंट ने एंट्री क्या डाली? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5500, और बैंक से टोटल पैसा गया 5500, तो बैंक कम कर दिया उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, और दूसरा उसने बैंक को डिक्रीज कर दिया। तो अकाउंटेंट ने एंट्री डाल दी। आप मुझे बताओ अकाउंटेंट ने एंट्री सही डाली है गलत डाली है?
ठीक है, आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच पा रही अभी, तो इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना। सर अकाउंटेंट ने ये एंट्री गलत डाली है। आपकी तरफ से मैं बोल देता हूँ, अकाउंटेंट ने एंट्री गलत डाली है। क्यों गलत डाली है सर? उससे पहले ना आप ये बताओ, ये 5500 रुपये कहाँ से आया? ठीक है, मैं बता देता हूँ। इंश्योरेंस यहाँ पर ये रहा, देखो 5500 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा गया है। ठीक है, 5500 रुपये मैंने यहाँ से लिया, और ये कह रहा है जो ऊपर 5500 रुपये पे करा गया है उसमें 4000 लाइफ इंश्योरेंस का था, प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा गया है, और जो बैलेंस है, बैलेंस नॉर्मल इंश्योरेंस चार्ज है जो कि पीरियड कवर करता है, किस पीरियड के लिए पे करा गया है वो लिखा गया है। उसके बाद बारे में हम डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे। यानी कुल मिला के इसमें एक पर्सनल खर्चा पे करा गया है, एक बिजनेस का खर्चा पे करा गया है। तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4000, इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 और टू बैंक 5500। क्योंकि जो पर्सनल इंश्योरेंस था तो वो तो भैया ड्राइंग में जाना चाहिए ना, इसने तो बिजनेस का एक्सपेंस उसको बुक कर दिया, तो वो गलत हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये जो गलती हुई, गलती होने के बाद क्या पिक्चर आ रही है, इसने अकाउंटेंट ने क्या करा होगा, अकाउंटेंट ने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनाया, इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बैलेंस सीडी था वो ट्रायल में उठा के रख दिया। तो आपको समझ में आया ट्रायल में 5500 क्यों आ रहा है? ट्रायल में 5500 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने एंट्री जब 5500 से करी है वही चीज कहाँ चली गई, ट्रायल बैलेंस में आ गई। अब उन्हें ये बात बाद में पता लगी तो उन्होंने नीचे क्या कर दिया, ओहो ये गलती हो गई है, तो अब ट्रायल बैलेंस को ठीक क्या करेंगे, इन्होंने नीचे एडजस्टमेंट में उस बात को लिख दिया कि भाई कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होगा तो इस बात को वो ठीक कर लेगा। तो बताओ मुझे होना क्या चाहिए, एक्चुअल होना क्या चाहिए? तो सोचो जरा, ड्राइंग्स में जाना चाहिए। देखो बैंक तो कम हो ही रहा है, बैंक तो ओके है, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राइंग्स में जाना चाहिए 4000 रुपये, ड्राइंग्स में कितना चाहिए 4000 रुपये, और दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम का आना चाहिए P&L अकाउंट में 1500 रुपये, अभी इस पिक्चर के हिसाब से। लेकिन इसमें बात अभी खत्म नहीं हुई है, एक तो ये एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो एडजस्टमेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या करनी है। हुई एंट्री ये जो मैंने लिखी है, और अभी एडजस्टमेंट ठीक क्या करना है, ठीक ये करना है। पहला तो काम ये करना है आपको, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000 जो कि डेबिट होने से रह गया था, और हमने उसको डेबिट किस में कर दिया था, इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो भैया इसको कम करो। तो इस एक्सपेंस को हम कम करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम 4000। तो ये एक तो ये काम करना है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे डालोगे, एक तो बैलेंस शीट में लेकर जाओगे, ड्राइंग्स अगर पहले से कोई होगी तो उसमें जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। ड्राइंग्स क्वेश्चन में देख लेते हैं कहीं पर ड्राइंग्स है, हाँ जी, ये 12000 की क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है यहाँ पे, तो 12000 में ये ऐड हो जाएगा, यानी टोटल ड्राइंग 16000 हो जाएगी। अब दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम, अब देखो इस हिसाब से अब इंश्योरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये हमारा जाएगा P&L अकाउंट में 5500 रुपये, सीधा P&L में जाएगा, और उसमें से 4000 रुपये माइनस हो जाएगा प्रीपेड के नाम का, सॉरी प्रीपेड नहीं, ड्राइंग्स के नाम का, क्योंकि पर्सनल है। अब बचा 1500, उसमें बचा 1500। अब करते हैं आगे की बात। फिर आगे वो क्या कह रहा है, एंड बैलेंस, बैलेंस का मतलब 1500 रुपये ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 30 जून 2017। हाँ, यहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट है। मतलब ये कह रहा है वो जो ऊपर 5500 रुपये के एक्सपेंस पे करे गए हैं इंश्योरेंस के नाम के जो रिकॉर्डेड हैं, उसमें 4000 रुपये तो पर्सनल है इंश्योरेंस के, एक तो वो है उसमें, और दूसरा जो बचे, बचे कितने, 5500 में से 4 हटा दो, बचे 1500। 1500 जो पीरियड कवर कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2016 से लेके 30 जून 2017 तक का है वो एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये हुआ 3 महीने का एक्सपेंस अभी भी एक्स्ट्रा वहां पे रिकॉर्ड है। कितना, 3 महीने का कैसे, 15 महीने होंगे ना टोटल, अप्रैल से लेके अगले साल 30 जून तक 15 महीने टोटल हो गए। आपको क्या करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, आपको क्या करना है, 3 महीने का जो एक्सपेंस है उसको प्रीपेड की एंट्री बुक करनी है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आप एक और एंट्री करेंगे, और एक एंट्री और क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। 1500 15 महीने का है तो 12 महीने का आना चाहिए था इस साल में,
अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो कितना आना चाहिए 1200, और रिकॉर्ड कितना हो गया 1500 रुपये, तो इसलिए वो कम हो जाएगा। 300 रुपये क्या होगा अगले साल रिकॉर्ड होगा, जो कि इस साल के लिए प्रीपेड कहलाएगा। तो इस फोर्थ पॉइंट के अंदर ये दो एंट्री पास होनी है, ये दो एडजस्टिंग एंट्री पास होनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है जी, चलिए तो अब फटाफट से देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इतनी सारी बातें डिटेल में समझानी पड़ती हैं। बीकॉम लेवल के क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं, लेकिन बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब क्या करना होता है, यहाँ पे जितनी भी ये एडजस्टमेंट्स हैं आपकी, जितनी भी ये एडजस्टमेंट है यहाँ पे आपको मार्क कर लेनी है। जैसे यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड एसेट है और फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन है, पहली एडजस्टमेंट, तो हमारे सारे के सारे फिक्स्ड एसेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चारों। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 आप ऐसे डाल लेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की है, वहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है हमारी डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट, तो डेटर के ऊपर आप पॉइंट मार्क कर लेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 2 है यहाँ। और फिर यहाँ पे है हमारा थर्ड पॉइंट, और सॉरी ये थर्ड है जी, थर्ड है, गलती हो गई, ये थर्ड नंबर है। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी है इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, फोर्थ। ठीक है, तो ड्राइंग पे भी आप लगा सकते हो क्योंकि ड्राइंग में भी चेंज आएगा, इस पे भी आप लगा दो। ठीक है, वैसे एक पे भी लगा लोगे तो काम चल जाएगा। बस इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट पे मार्क कर लेना है। ये जो आपकी एडजस्टमेंट है, इनको छोड़कर बाकी सभी आइटम बिल्कुल सिंपल हैं, बाकी सभी आइटम बिल्कुल सिंपल है। सर ऐसा करो क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप बेटर है कि ये हम फटाफट से बता देते हैं कहाँ पे आएगी। चलो ऐसा कर लो, वैसे मेरा मकसद ये था कि पूरा ही क्वेश्चन कराना, लेकिन इस तरह से हम कर लेते हैं। और प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि पूरा क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम बेटर है आपसे पूछ लेते हैं कि इन आइटम्स का हमें क्या करना है। कैश इन हैंड, ट्रायल बैलेंस के आइटम एक जगह जाएगी, ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस के आइटम एक जगह जाएगी, और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको डिपेंड करेगा। नॉर्मली तो 2 अकाउंट में जाएगी वो, क्योंकि जर्नल एंट्री डलेगी तो 2 अकाउंट का इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन कभी कभी उसका और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश एट बैंक भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा जी। सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल थी। संडी डेटर भी छोड़ देते हैं। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बताओ, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर जाएगा। हाँ जी सर। आगे बात करते हैं, ये एडजस्टमेंट के आइटम में छोड़ दो। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। लोन, अब लोन देखना पड़ेगा, लोन हमने दिया है कि लिया है, कैसे पता लगेगा। लोन का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, लोन क्रेडिट है, क्रेडिट होते हैं लाइबिलिटी के और इनकम के बैलेंस, तो लोन इनकम तो हो ही नहीं सकता, क्या है लाइबिलिटी। सर अगर इसका डेबिट बैलेंस होता तो क्या होता, ये एसेट होता, सिंपल है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है वैसे, बट ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में आज समझाऊंगा नहीं, तो इसके ऊपर थर्ड एडजस्टमेंट है, इस वाले पॉइंट के ऊपर, इसको हम बाद में देखेंगे आगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, हाँ जी, रिजर्व के बाद परचेजेस। सर ये जाएगा ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर। परचेज एक एक्सपेंस होता है और ये डायरेक्ट नेचर का होता है, माल को लाने से लेके बनाने तक में आता है। परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाएगा, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा सेल्स में से। सैलरीज, सर सैलरी जाएगा P&L में। रेंट फॉर गोडाउन, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, रेंट फॉर गोडाउन में तो ये जाएगा इनडायरेक्ट नेचर का, माल को लाने से लेके बनाने तक में शामिल नहीं था। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये P&L में। रेट्स एंड टैक्सेस, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। सर ये टैक्सेस और रेट्स थोड़ा सा बता दो। रेंट रेट टैक्सेस, ये टर्म ऐसे यूज की जाती है, रेंट रेट्स टैक्सेस। तो रेंट तो सभी को समझ में आता है, टैक्सेस म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटी के टैक्सेस होते हैं। और जो रेट्स होता है वो होता है कॉमन जो फैसिलिटीज यूज करते हैं, जैसे कोई सोसाइटी है, उन्होंने पूरी सोसाइटी ने मिलके क्या करा, एक पार्क बना लिया, पूरी सोसाइटी के लोग उस पार्क को यूज करते हैं,
तो वहाँ पे जो भी मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो रेट्स में आ जाता है। मान लो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक लिफ्ट है, 10 फ्लोर के लिए एक लिफ्ट, कॉमन लिफ्ट है, तो उस लिफ्ट की पूरी मेंटेनेंस का खर्चा वो 10 फ्लोर के जो भी पर्सन है वो आपस में शेयर करते हैं, तो वो रेट्स में आ जाता है, राइट। चलो आगे, तो किस में आएगा ये आपका, ये आएगा पी एंड एल अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये भी पी एंड एल में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, अगर हमें डिस्काउंट मिला है क्रेडिटर से तो ये पी एंड एल में क्रेडिट साइड आएगा। फ्रेट ऑन परचेजेस, परचेजेस पे फ्रेट है तो ये डायरेक्ट नेचर का है, ट्रेडिंग में आएगा। कैरिज आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड वाले एक्सपेंस आते हैं पी एंड एल के अंदर। ड्राइंग्स हम डील कर लेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका आएगा पी एंड एल में। इलेक्ट्रिक चार्जेस पी एंड एल में आएगा। इंश्योरेंस हम देख लेंगे आगे। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस पी एंड एल में आएगा। बैड डेट्स, बैड डेट हालांकि ये पॉइंट एडजस्टमेंट के अंदर कवर होगा, थर्ड नंबर की जो डेटर वाली एडजस्टमेंट है इस पे आएगी। फिर आता है यहाँ पे बैंक चार्जेस, ठीक है जी, बैंक चार्जेस यहाँ पे क्या आ रहा है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपका पी एंड एल में है। फिर मोटर कार एक्सपेंसेस पी एंड एल में आएगा। कैपिटल आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट्स आ रहे हैं कि भाई कौन सा पी एंड एल में कौन सा ट्रेडिंग में, मैं फिर बोलूँगा आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली जो वीडियो लेक्चर था उसको दोबारा से अच्छे से देखिए। आई थिंक लेक्चर 3 था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें हमने डिटेल में समझा था। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको याद कर लीजिए, बाकी उसके अलावा सारे हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल के, ठीक है जी। चलो तो अब हम सीधा का सीधा एडजस्टमेंट वाली आइटम को यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर, एक सेकेंड, लो जी, सबसे पहली जो एडजस्टमेंट हमारे सामने आई थी वो थी हमारी ये वाली, हमारे जो फिक्स्ड एसेट थे उनके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो क्या करना है, पहले तो क्या करना होता है, देखो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, वैसे तो आपने पहले भी करा हुआ ये। आपको पहले तो क्या करना है, जो भी ट्रायल बैलेंस की आइटम है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस से आइए, इस वैल्यू को आप इनर कॉलम में रख लो। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसको तो डायरेक्ट आउटर में रखोगे, लेकिन जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है उनको इनर में रखोगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लस माइनस अभी होना है, यानी उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट होनी है। जैसे यहाँ पे 21,400 है तो 21,400 को आप इनर कॉलम में रखेंगे, 21,400, ठीक है। और बाकी इकट्ठा ही कर लेंगे तो आप बाकी के भी लिख दो। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट है 16,000 रुपए का। बस एडजस्टमेंट वाले इनर कॉलम में आपको रखने हैं। बिल्डिंग्स का है हमारे पास, बिल्डिंग्स है हमारे पास 60,000, और मोटर कार है हमारे पास 20,000। मोटर कार 20,000। अगर इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो आउटर में लिखते, बस इतना फर्क है। अब हम जो नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है उस एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। तो बिल्डिंग 5% से डेप्रीशिएट हो रही है, तो मैंने आपको बताई थी डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन टू फिक्स एसेट। तो एक तो ये पी एंड एल में जाएगा डेबिट पर, दूसरा ये आपके फिक्स एसेट को डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा। चलो जी, फर्नीचर आ रहा है, सबसे पहले फर्नीचर पे देख लेते हैं 10%। तो हमें यहाँ पे लिखना है डेप्रीशिएशन 10%, तो 2140, और इसको माइनस करके 21,400 में से ये माइनस कर दो आप। कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है। 19,260, और दूसरा इसका इम्पैक्ट जो डेप्रीशिएशन का है वो कहाँ जाएगा, 2140 रुपये जाएगा आपके पी एंड एल अकाउंट में टू डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन, यहाँ पे मैं सारे एसेट इस तरह से लिख दूंगा, फर्नीचर आगे जो भी एसेट्स आते जाएंगे इस तरह से। तो कितना है जी 2140 रुपये, 2140 रुपये। इसी तरह बाकी का करूंगा मैं।
फिर बिल्डिंग पर 5% आ रहा है। बस दो एसेट का देख लो, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलो ऑफिस एंड इक्विपमेंट का देख लें, बिल्डिंग तो नीचे आ रहा है। ऑफिस एंड इक्विपमेंट पे आ रहा है 15% का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ से इसको लेस करो, फिक्स एसेट कम हो जाएगा। 15% का आ रहा है तो 16,000 का 15%, 2400 रुपये। 13,600 यहाँ पे नेट फिगर आ गई, तो 2400 रुपये साथ के साथ यहाँ भी डालो आप। ऑफ क्या था ये, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 2400। बस आपको यही करना है। और बाकी जो भी हमारे दो एसेट्स हैं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट है बिल्डिंग और मोटर कार, तो उनका भी इस तरह से आपको लिख देना है, बिल्डिंग और मोटर कार। सेम प्रोसेस रहेगा और इसका टोटल करके आपको यहाँ लिख देना है, राइट। तो बस सेम प्रोसेस में लगेगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, बस परसेंटेज आपको देख लेनी है। ठीक है सर, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं था, सिंपल ही था। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक का है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो आपको 11th क्लास से आती है, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हमने यही समझाया कि ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर क्यों रिकॉर्ड होता है, उसका रीज़न हमने वहाँ पे क्लियर करा है। 44। और दूसरा यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 44,000, ये भी सर सिंपल एडजस्टमेंट है, हमेशा आएगी। देखो डेप्रिसिएशन की और क्लोजिंग स्टॉक की आपको नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं। और फिर ये जो रिजर्व वाला है, इसको अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम का ज़रा ध्यान से देख लो। जो भी हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में, उसको यहाँ पे रख लो। मतलब क्या करना होता है, आपको ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दी होती है ना, उनको आपको लिखना ही है इधर। बस ध्यान ये रखना है, जो जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है उनको इनर कॉलम में रखना है, जिनके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उनको सीधा आउटर कॉलम में रखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,500 रुपये का, 5,500 रुपये का। आपको मैं दिखा देता हूँ ट्रायल में, ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 5,500 रुपये का है। हाँ सर 5,500 रुपये का है ट्रायल में, हम यहाँ पे कॉपी कर लिया, नीचे ले आए हम ट्रेडिंग में। अब करेंगे इस पे एडजस्टमेंट। तो अब ये देखो, ये पहली एंट्री हो रही है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को बेसिकली हम कम कर रहे हैं, 4,000 से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, रीज़न क्या दोगे, क्यों हटा रहे हो भाई, कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये ड्रॉइंग का अमाउंट है जो इसमें जुड़ गया है, 4,000 रुपये। तो अब ये बना 1,500। पहले हम इसका ड्राइंग की कंप्लीट एंट्री डाल देते हैं। एंट्री हुई थी ड्राइंग्स डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को तो हम कम कर चुके हैं। अब ड्राइंग्स को हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ड्राइंग्स हमारे पास पहले से ही है 12,000 रुपये की, कैपिटल से लेस होती है ना ड्राइंग्स, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 12,000 तो जो ट्रायल बैलेंस आएगी वो, प्लस जो ये 4,000 और बढ़ जाएगी, यानी टोटल 16,000 रुपये की ड्राइंग यहाँ पे कैपिटल से लेस होगी। पहले क्या करना है, कैपिटल लिखना, फिर उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसकी एडजस्टमेंट करना, नेट प्रॉफिट लॉस की, फिर इसमें से ड्राइंग माइनस करके फाइनल फिगर यहाँ पे लिखनी है। सर एक बार दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ। कैपिटल आएगी यहाँ पे, जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी वो, फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस, यहाँ पे प्लस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, और उसमें से फिर माइनस होकर नेट फिगर आएगी, राइट। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर इसमें एक एडजस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि जो 1,500 बचा वो 15 महीने का है, हमें सिर्फ 12 महीने का लेना है। तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं प्रीपेड इंश्योरेंस की। प्रीपेड तो कितना प्रीपेड था, 300। कैसे आया था, एक बार दोबारा यहाँ पे लिख भी देते हैं कैलकुलेशन। 1,500 था 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016 से लेके 30 जून 2017 तक, इसलिए वो 15 मंथ्स का है। हमें चाहिए सर इसी साल का पूरे 12 महीने का, 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च तक का।
तो ये तो खैर इसको हमें एडवांस निकालना है, एडवांस की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो हमने 3 रख दिया, 300 रुपये। तो ये 1200 रुपये जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस आना चाहिए था ना, 1200 आना चाहिए था, तो 1200 बिल्कुल सही आ रहा है अब। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा इसका इम्पैक्ट आपका आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस में। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम को आपने कम कर लिया 300 से, अब इसको लिखोगे कहाँ? प्रीपेड इंश्योरेंस। का दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? प्रीपेड में। सर 11th क्लास में तो हमने रट्टा मार लिया था कि एक इम्पैक्ट यहाँ जाएगा, दूसरा इम्पैक्ट यहाँ जाएगा, और हमारा काम चल गया था। भैया वो 11th क्लास थी, ये बीकॉम लेवल है, और जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनको और अच्छा लेवल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो वाला काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा, रटने वाला। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो था हमारा 300 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने 3 एडजस्टमेंट अपनी ख़त्म कर ली हैं, और अब हमारी एक लास्ट एडजस्टमेंट बची हुई है, जो कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ। बस इसका मैं ट्रीटमेंट लिख देता हूँ, लेकिन समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होना है। तो यहाँ पे डेटर जो पॉइंट है, यहाँ पर डेटर वाला जो पॉइंट है 86,000, ये डेटर है हमारा, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट होनी है, तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे। इधर बैलेंस शीट में भी जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ डेटर। ये असल में बैलेंस शीट का ही पार्ट है। कितना आ रहा है डेटर्स यहाँ पे? 86,000। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को ना एक बार सोल्व करके खुद देखो। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि क्या क्या आंसर आ रहा है, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप प्लीज़ अपने आप से एक बार सोल्व इसको जरूर करके देखना। डेटर नेक्स्ट क्लास में पूरा इसका आंसर दिखा दूंगा मैं आपको। 86,000, और फिर उसके बाद यहाँ पर रिजर्व फॉर बेड डेट्स था, यहाँ पे 3,000 का अभी इसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक यहाँ पे और भी चीज़ थी, रिजर्व था, और क्या था, कुछ बेड डेट्स करके यहाँ पे दिख रहा था। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। डेटर था ऑफिस बिल्डिंग लोन रिजर्व, एक तो ये पॉइंट है। हाँ, वो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, बेड डेट्स ये रहा। तो ये ट्रायल बैलेंस की आइटम है, सीधा आप बेड डेट तो यहाँ पे जाएगा P&L में। इसके लिए भी मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ साइज को। ये चीज़ें तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, बेड डेट को यहाँ लिख देता हूँ 2 बेड डेट्स। कितने रुपए का बेड डेट्स हुआ है जी? ये हुआ है 2,000 रुपये। एक मिनट में चेक कर लूँ। हाँ, 2,000 रुपये का यहाँ पे बेड डेट है। ठीक है सर, आपने इनर में क्यों लिखा ये इसलिए लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। और फिर यहाँ पर एक रिजर्व था, रिजर्व फॉर बेड डेट्स, कितने का था? 3,000 रुपये का एक रिजर्व था यहाँ पे। रिजर्व को मैं, प्रोविजन ही है वैसे, ये रिजर्व इन्होंने बोल दिया है, कोई बात नहीं। रिजर्व फॉर बेड डेट्स, रिजर्व फॉर बेड डेट्स। सर क्या कर रहे हो? अभी नहीं समझा सकता, मेरी मजबूरी है। आपको सोल्व कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप एक बार कर लेना। और आगे यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में एक प्रोविज़न बनाना है, नया वाला प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। कितने पॉइंट रुपए से बनाना है, कितने परसेंटेज से बनाना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कहीं। 5% ऑन सन्डे डेटर, प्रोविज़न बनाना है 5% ऑन सन्डे डेटर। तो 86,000 का 5%, तो 86,000 में से 5% 4,300 आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 81,700। एक बार मैं ज़रा
बुक से भी देख लूँ कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। ठीक आ रहा है, चलो जी। और यहाँ पे एक नया प्रोविज़न, क्योंकि प्रोविज़न की जो एंट्री होती है, सर फिर आप समझा रहे हो, समझाओ मत। ओके, अब मैं समझा ही नहीं रहा, ठीक है। P&L में आएगी प्रोविज़न, ठीक है, 43। तो चलो आप इसका एक बार यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितना कितना इसका आंसर बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ। आप कुछ बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो सोल्व करके जरूर देखेंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट जो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा। प्रॉफिट जो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 69,200, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसमें नेट प्रॉफिट आ रहा है 16,860, और उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,35,860। तो ये इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर ठीक आता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा, और डेटर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वो आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बस इतनी उधारी कर लो, एक दिन की उधारी कर लो, एक लेक्चर की उधारी कर लो, क्रिस्टल क्लियर करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत समझाने में मुझे मज़ा नहीं आता, तो इसलिए आपको डिटेल में समझाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।